आज से मैं करंट अफेयर्स की यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करने की शुरुआत कर रहा हूँ और इसके अंदर आज जो न्यूज़ है वो 6 नवंबर की मैं आप लोगों को कराऊंगा और प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन जो है आप लोग को इसकी करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त होती रहे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसके अंदर कवर करता हुआ चलूँगा। और जैसे कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी आदत रही है कि कोई भी घटना अगर है तो उसे ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल और ज्योग्राफी के साथ में जोड़ते हुए मैं पढ़ाता हुआ चलूँगा। तो जो स्टैटिक जीके है और जो तथ्य हैं वो तो आप याद कर ही लेना, लेकिन बाकी चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो भी काफ़ी उपयोगी रहेंगी। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है हमारे पास वो न्यूज़ है कि एक संस्थान है लंदन का जिसका नाम है QS, ये लिखा होता है। QS जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संस्थानों की रैंकिंग जारी करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। तो जो शिक्षण संस्थान है उनमें एशिया के टॉप जो यूनिवर्सिटी है 100 उनकी इसने हाल ही में लिस्ट जारी करी है और उस लिस्ट के अंदर भारत की पहले 100 के अंदर भारत के 7 संस्थानों ने जगह बनाई है। अब इन बिंदुओं के ऊपर भी हम विचार कर सकते हैं कि भारत दुनिया का एक विशाल राष्ट्र है और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं। वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं इंजीनियर और मेडिकल संस्थानों से। उसके बावजूद भी भारत के अंदर जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत जो है वो केवल 7 ही संस्थान ऐसे हैं, 7 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं इंडिया के जिन्होंने एशिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट में स्थान बनाया है। कई ऐसे देश हैं जो जनसंख्या के आधार पर और जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर दोनों पे बहुत छोटे हैं, जैसे सिंगापुर, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो सिंगापुर की आती है। तो यहाँ पर हम इन संस्थानों के नाम देख लेते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि भारत के कौन सी संस्थान है जिसने QS इंस्टीट्यूट की एशिया की लिस्ट के अंदर टॉप का स्थान प्राप्त किया, शीर्ष स्थान प्राप्त किया। या फिर ये पूछ सकते हैं कि एशिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने इसमें टॉप पोजीशन प्राप्त करी है। कोई सा भी बिंदु हो उनके ऊपर देखते हुए चलते हैं। और ये तो हम भी जानते हैं कि देश के अंदर जो टॉप संस्थान है उनमें एक नाम आते हैं हमारे IIT का। तो जाहिर बात है यहाँ पर भी IIT ने ही शीर्ष स्थान प्राप्त करा है। यदि इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो टॉप में जो है वो IIT मुंबई या IIT बॉम्बे है। इसके अलावा कौन कौन सी संस्थान है उनका भी मैं आप लोगों को जिक्र करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले तो हमारे लिए पॉइंट है कि शीर्ष स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर देखिए शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वो क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के अंदर लगातार चौथे साल इसने पहली पोजीशन प्राप्त करी है। जैसे कि आप यहाँ लिस्ट के ऊपर भी देख पा रहे होंगे कि पहला स्थान जो है वो इसी ने प्राप्त किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई छोटा सा राष्ट्र, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सिंगापुर जो है इसको कहते हैं सिटी स्टेट, यानी कि एक छोटा सा द्वीप है, आइलैंड है जिसको सिंगापुर कहते हैं, वहीं वो राजधानी है, वहीं सारी जनसंख्या बसती है। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने ऐसी क्वालिटी मेंटेन करी है जिसकी वजह से लगातार चौथे साल इनका पहला स्थान है। और दूसरा स्थान जो है वो स्थान प्राप्त किया है चीन की संस्थान है, यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पीकिंग यूनिवर्सिटी। ये जो पीकिंग है यही पुराना नाम है किसका? बीजिंग का। और बीजिंग को हम जानते हैं कि चाइना की जो कैपिटल है वो कहलाती है बीजिंग। बीजिंग का जो पुराना नाम है वो कहलाता है पीकिंग। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हमने बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया, लेकिन अभी भी क्या लिखा होता? IIT बॉम्बे। इसी प्रकार से हमने मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया, लेकिन यहाँ का हाई कोर्ट क्या कहलाता है? हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। यहाँ का IIT क्या कहलाता है? IIT मद्रास। तो इसीलिए कुछ जगह पर पुराने नाम का इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है अभी भी क्या है? वो पीकिंग यूनिवर्सिटी के नाम से है। हालांकि बीजिंग जो है इसकी नया नाम है। और चीन की जो आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल है, वो कौन सी कहलाती है? उनकी इकोनॉमिक कैपिटल जो है उसे कहते हैं शंघाई। जैसे हमारी
जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो कौन सी कहलाती है? मुंबई को कहते हैं। इसके अलावा भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर स्थान किसका आता है? आईआईटी बॉम्बे का। कौन सा स्थान प्राप्त करा है यदि भारत के संदर्भ में कहें तो? वैसे तो एशिया में 42वां स्थान है, लेकिन अगर भारत की बात करी जाए तो भारत के संदर्भ में शीर्ष स्थान जो है वो किसने प्राप्त करा? आईआईटी बॉम्बे ने। इसके अलावा आईआईटी अगला जो है वो दिल्ली है, आईआईटी मद्रास अगला स्थान है। लेकिन एक संस्थान के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको, वो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये लिखा हुआ है। इसको जो एब्रिविएशन है वो होता है IISc। आप ये पाएंगे कि जब भी हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जब कभी भी क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है भारत में, तो कई सारे ऐसे रिसर्च हैं, कई प्रकार की ऐसी अनुसंधान है जिसमें हम पाते हैं कि पहला स्थान जो है किसका होता है? पहला स्थान इसी संस्थान का नाम होता है। कारण यह है कि जो आईआईटी है, आईआईटी के अंदर जो स्टूडेंट है वो ज्यादातर जो है इसलिए इंस्टीट्यूट में जाते हैं क्योंकि उसके बाद उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा। लेकिन जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वो हम पाते हैं IISc, इसका योगदान आईआईटी से कहीं ज्यादा है। अब मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि मैं मैप पे जरूर बताता हुआ चलूंगा आपको कि कौन सा शहर कहां पर स्थित है, ताकि आपकी ज्योग्राफी भी क्लियर होती हुई चले और आप लोकेशन देख पाओ कि जब हम सिंगापुर की बात कर रहे हैं तो सिंगापुर कहां पर है, या फिर जब हम बात कर रहे हैं पीकिंग की या चाइना की, वो कहां पर है। तो यदि आप यहां पर देखेंगे मैप के ऊपर तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहां पर ये जो सिंगापुर है, इस सिंगापुर की स्थिति कहां पर है? तो भारत के संदर्भ में आप ये तो जान ही रहे हो, ये हमारा देश है भारतवर्ष। और यहां से अगर हम बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार से होते हुए मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जल संधि से होते हुए जाएं तो यहां पर यह देश पड़ता है जिसका नाम है सिंगापुर। और सिंगापुर के दक्षिण में यह हो गया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश, जिसे कहते हैं इंडोनेशिया। तो सिंगापुर के साउथ के अंदर, दक्षिण में तो है इंडोनेशिया, और सिंगापुर के नॉर्थ में ये जो देश है ये कहलाता है मलेशिया। तो जैसे आप जानते हो कि गुप्त काल के दौरान क्या हुआ, गुप्त काल के दौरान बड़े पैमाने पर जो यहां से भारतीय मूल के लोग हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई, साउथ ईस्ट एशियाई देशों में जाकर बस गए। तो आज भी बड़ी संख्या के अंदर भारतीय मूल के लोग जो हैं सिंगापुर में, मलेशिया में रहते हैं। और इंडोनेशिया की खबर तो आपने हाल ही में पढ़ी होगी कि वहां पर जो पहले राष्ट्रपति थे सुकर्णो, उनकी जो पुत्री है उसने इस्लाम को छोड़कर वापस से हिंदू धर्म के अंदर अपनाने का या हिंदू धर्म में वापस आने का निर्णय लिया है, जो बहुत सोशल मीडिया का चर्चा का विषय भी रहा और ये एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज भी बनी रही। वही इंडोनेशिया है। तो सिंगापुर जो है इन दो देशों के बीच में स्थित है। इसके अलावा जो है फिर आ गया ये चाइना। चीन जो है, चीन की सीमाएं कितने देशों के साथ में लगती है? चीन की सीमाएं जो है वो लगती है 14 देशों के साथ। सबसे ज्यादा सीमाएं या इंटरनेशनल बाउंड्री जो लगती है वो लगती है चीन की। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ। वैसी स्थिति जो है वो है रशिया की। तो ये देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जो है वो बहुत सारे देशों के साथ में लगती हैं। ऐसे ही इसमें ये चाइना भी है। और चाइना की जो आर्थिक जो कैपिटल है वो तो कहलाती है शंघाई, जो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर तो है शंघाई। और जो नॉर्थ की तरफ हम चलेंगे यहाँ पर पड़ती है बीजिंग, जो इनकी कौन सी राजधानी कहलाती है? पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक राजधानी कहलाती है। तो ये स्थिति है। इसके अलावा यदि आप वैसे भी दूसरे उस हिसाब से देखना चाहे तो मैं वहां पर भी आपको दिखा देता हूं। जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे कि अगर हमें इसके संदर्भ में देखना है तो ये देख लीजिए। यदि हम एक 3D दूसरे मैप के थ्रू देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं आसानी से। ये देखिए यहां पर स्थित है, जो मैंने आपको, वो तो मैंने 3D आपको मैप दिखाया था। ये ऐसे है, यहां से इधर की तरफ सिंगापुर, नीचे की तरफ ये पड़ेगा
सिंगापुर, और जो उत्तर की तरफ हम चले ऐसे यहां पर, तो यहां पड़ेगा शंघाई। ये चाइना है जो मैंने आपको नक्शे पे दिखाया था। ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा देश है और भारत के लिए तो ये बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। ये हिस्सा, ये चीन है, ठीक है। अब अगली न्यूज के ऊपर आते हैं। कौन सी न्यूज हमारे लिए अगली है? अगली न्यूज जो है वो होगी आदि शंकराचार्य के बारे में, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। इनकी जो करंट अफेयर्स है वो क्या है? वो ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य के एक प्रतिमा बनाई गई है, एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इस विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया, इनॉग्रेट किया गया, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस जगह पर उपस्थित थे कि जब इसका प्रतिमा का अनावरण किया गया। आदि शंकराचार्य जो है उनका नाम किस रूप में आता है? तो जब भी हम सनातन धर्म की बात करेंगे तो हम आदि शंकराचार्य के नाम को जो है बड़े आदर के साथ में लेंगे। मात्र 6 साल की उम्र में इन्होंने सन्यासी होने का निर्णय लिया और बहुत ही छोटी उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद भी इन्होंने इस छोटी सी अवधि में इन्होंने पूरे भारत के अंदर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को एकजुट करने के लिए, और जो उस पर प्रहार हो रहे थे सनातन पर, किस प्रकार के, जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार था, जैन का प्रसार था, उन सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया कि देश के चारों अलग अलग कोनों के अंदर ये गए और वहां जाकर इन्होंने मृत्यु से पहले अपने मठ स्थापित करे। यानी कि इनका जन्म तो हुआ था केरल के अंदर और इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई केदारनाथ में। तो इस छोटे से समय में इन्होंने ये प्रयास किया कि जो सनातन धर्म है उससे जुड़े, उसके भविष्य के अंदर जो चुनौतियां हैं उससे बेहतर रूप से सामना कर पाए। उसके लिए उन्होंने जो निर्णय लिया वो ये लिया कि 4 अलग अलग कोनों के अंदर उन्होंने मठ स्थापित करे। कहाँ कहाँ पर, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो हो गया गुजरात के अंदर, जिसे कहा जाता है द्वारका, द्वारका नगरी का नाम आप लोग सुनते भी होंगे। और एक हो गया इधर की तरफ ओडिशा राज्य के अंदर जो जगन्नाथपुरी कहलाती है। और तीसरा जो है वो हो गया जोशीमठ, यानी कि उत्तराखंड के अंदर, जहां मोदी जी गए थे केदारनाथ में। अब मैं केदारनाथ का क्या महत्व है आदि शंकराचार्य के संदर्भ में वो भी बताऊंगा। और एक उन्होंने दक्षिण के अंदर स्थापित किया, वो था कर्नाटक के अंदर श्रृंगेरी। ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो भारत की जो 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं के अंदर उन्होंने मठ स्थापित करे। और इन मठों का मुख्य कार्य क्या था? इस प्रकार की जो चुनौतियां मिलती है सनातन धर्म को, उस चुनौतियों का बेहतर रूप से सामना कर पाए, उसके लिए इन्होंने, और अल्प आयु में ही इनकी, जब ये उत्तराखंड आए हुए थे केदारनाथ में, वहां इनकी मृत्यु हुई। तो इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म किधर हुआ इनका जो जन्म है वो तो हुआ केरल राज्य में, नीचे की तरफ आप देखिए। और इनकी जो मृत्यु है वो कहां पर हुई? उत्तराखंड के केदारनाथ में। ये संदर्भ आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और इसी बिंदु के ऊपर ही हम आगे, इसके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स उपलब्ध कराए हुए हैं, इनको आप बड़ी आसानी के साथ में समझ भी सकते हैं किस किस तरीके से। तो और हिस्ट्री की भी 2-1 बातें बताऊंगा कि इनकी जो विचार था उस विचार को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। अब यहाँ घटनाक्रम से ही शुरू करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। सबसे पहले तो आए कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति जो है कहां पर स्थापित करी गई? केदारनाथ। अब जैसे यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि केदारनाथ जो है किसका धाम है, ये भी पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यदि हम केदारनाथ की बात करें बच्चों, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदार जो नाम है ये नाम किसका है? शिव जी का। तो यानी कि जो केदार है, केदारनाथ, वो धाम किसका है? वो धाम है शिव का। और जो बद्रीनाथ है, बद्री, ये किसका धाम है? ये हो गया विष्णु जी का। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि केदारनाथ किसका धाम है? तो केदारनाथ जो है शिव का धाम है और बद्रीनाथ जो है वो विष्णु का धाम है। इसके अलावा ये जो
नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस नदी के मुहाने पर केदारनाथ बसा हुआ। तो केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के, और जो बद्रीनाथ है वो कौन सी है, अलकनंदा नदी के मुहाने पर बसा हुआ। अब वापस न्यूज के ऊपर आते हैं, जो हमारी ये फिलहाल जो न्यूज चल रही है ये है, इसमें इसके निर्माण किसने करा, इसका निर्माण किया है एक व्यक्ति ने जिसका नाम दे रखा है अरुण योगीराज। यहाँ पर फोटो में भी आप इनका चित्र देख सकते हो, ये नाम, ये इनकी फोटो है, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये है। तो इन्होंने इसका निर्माण किया, और स्वयं ये कौन है, इन्होंने एमबीए किया है, और एमबीए करने के बाद ये इनका पुश्तैनी कार्य है। ये वैसे तो मैसूर कर्नाटक से हैं, और इस दौरान इन्होंने अपने पुश्तैनी जो इनका व्यवसाय था मूर्ति बनाने का उसे ही अपनाया, और इसीलिए इनका नाम जो है वर्तमान में आ रहा है। फिर आगे आदि शंकराचार्य का नाम जो है सनातन धर्म के महान प्रचारक। इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर वाद विवाद और इस तरीके की संगोष्ठियों के अंदर जो विभिन्न मत अनुयायी थे, जो सनातन धर्म को चोट पहुंचा रहे थे या उसको एक प्रकार से अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, किसके एवज में, सनातन के, उन सब के साथ इन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ मतलब हो गया कि उनके साथ में इन्होंने डिबेट करी, बहस करी, और उसके अंदर अधिकांश को इन्होंने पराजित करा, जिसकी वजह से सनातन धर्म जो है उसे पुनर्जीवित करने का काम, यानी कि उसको रिजुविनेट करने का काम, और भविष्य के अंदर जब उसके सामने चुनौतियां आएंगी तो उससे बचने के लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना भी करी थी, जिनका मैंने जिक्र किया। यहां पर मैंने जो पॉइंट दे रखा है उसे आप लोग देख लीजिए। मैंने दे रखा है कि इनके समय पर जो जो इन्होंने, हाँ, यहां पर मैंने जो पॉइंट दे रखा है वो ये दे रखा है कि क्या क्या इन्होंने कौन कौन सी स्थापना करी, उनके नाम दे रखे हैं। इनका मैंने जिक्र कर ही दिया आपको। ये 4 स्थान है, 4 राज्य हैं, आपको ध्यान होगा मैंने इनका भी जिक्र किया था 4 राज्यों का। थोड़ा सा मैं फिर दोहरा देता हूं, देखिए। अब आप इसमें देखते हुए चलिए। यहां पर मैंने आपको बता रखा है कौन सा, सबसे पहले तो दे रखा है कि उत्तराखंड में क्या है, जोशीमठ। तो उत्तराखंड हो गया, ये हमारा उत्तराखंड है। इसके बाद दे दिया गुजरात, यहाँ शारदा पीठ। तो जोशीमठ में कौन सी पीठ है, ज्योति पीठ, ध्यान रखना है। और जो गुजरात है जिसका शहर द्वारका है, ये रहा द्वारका, तो द्वारका में क्या है, शारदा पीठ। और तीसरा हो गया उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा में कौन सा है, यहाँ पर है गोवर्धन पीठ, ये पॉइंट दे रखा। और लास्ट में कौन सा है, कर्नाटक, यहाँ पर मैंने कर्नाटक राज्य दे रखा है। कर्नाटक के अंदर कौन सा है, वो श्रृंगेरी। इसके बाद अगला जो बिंदु दिया हुआ है वो देख लीजिए आप इसमें दे रखा आदि शंकराचार्य का जो जीवन है उसके बारे में मैंने दे रखा। ये इसलिए दिया है ताकि हिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में इस तरीके के क्वेश्चन जो है उनसे जुड़े हुए पूछे जाते हैं, और कोई सी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई सवाल इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है। देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो दे दिया आदि शंकराचार्य का जो जीवन है उसमें दे रखा है इनका जो जन्म है, इनका जन्म कहाँ हुआ। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का कि कलादी नाम की जगह है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो ऐसे होगा, कलादी नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दूसरा है कि उन्होंने किसका प्रतिपादन किया, मतलब किसको उन्होंने एनुंशिएट किया, कौन सी एक नई फिलॉसफी की शुरुआत करी। उस फिलॉसफी को कहते हैं केवल अद्वैत या अद्वैतवाद, इसको अद्वैतवाद भी कहते हैं। अभी मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं, अद्वैतवाद, और इसी को केवल अद्वैत, तीनों नामों से, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। ये इंग्लिश में भी आप लिखेंगे तो यही इसी तरीके से लिखना, केवल अद्वैत, केवल अद्वैत। इसका इंग्लिश में कोई अलग से वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, अद्वैत, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जिसका इंग्लिश के अंदर कोई ट्रांसलेशन नहीं। द्वैत किसको कहते हैं, और इसको इंग्लिश में फिलॉसफी को कह सकते हैं नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म या अद्वैतवाद का मतलब है दो नहीं। तो इनका ये मानना था या इनका ये कहना था कि जो सृष्टि है, सृष्टि ने
जीवों का निर्माण किया, वो सारे सृष्टि का या प्रभु का ही हिस्सा है। तो वो ये नहीं मान रहे थे अपने इस दर्शन में, अपनी फिलॉसफी में, कि दो चीजें, एक तो परमेश्वर है जो परमपिता की तरह है, और एक जो है जीव है जो उससे तुच्छ है। उनका ये मानना था कि जैसे एक आत्मा का हिस्सा है जीव, तो जो आत्मा या परमात्मा जिसको कहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, उसी में से निकलकर जो है आत्मा ही है, तो वो क्योंकि उस प्रभु का हिस्सा है इसीलिए उतना ही शुद्ध है, उतना ही वो उसका आदरणीय है। तो इसीलिए इनका मानना था कि अद्वैत है, कोई दो नहीं, केवल सिंगल ही है। ये 2-3 पॉइंट है। और इनकी मृत्यु, ये जरूर आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हुई थी कहां पर, केदारनाथ के अंदर। इसीलिए तो ये सवाल इनसे जुड़ा हुआ एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई। तो इनका जन्म तो मैंने आपको बता ही दिया, इनका जन्म हुआ था कहां पर, कलादी नाम के स्थान पर, जो मैंने पहली लाइन के अंदर दे रखा है। अगर आप इसका फोटो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको और बेहतर रूप से ऐसे करा देता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। थोड़ा मैं हट जाता हूं, हो गया जी। अगला पॉइंट जो है, फिर हम अगले न्यूज के ऊपर आते हैं। वो आगे कि हाल ही के अंदर एक दिवस मनाया गया जिसको कहा जाता है सुनामी दिवस। तो ये जो पॉइंट है हमारे लिए, सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी जो है ये एक जापानीज या जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है बंदरगाह की लहरें, हार्बर वेव्स कहते हैं इनको। और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर उन्होंने कुछ विकल्प दिए, उनसे संबंधित सवाल पूछे कि भाई सुनामी जो है वो, सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण नहीं हो सकते। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सुनामी लहरें जब तट की ओर आती हैं तब क्या होता है, उनकी वेवलेंथ में यानी कि उनके तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन आता है। मैं बताता हुआ चलता हूं, आप उसे चिंता ना करें। तो एक तो ये बंदरगाह की लहरें हैं। अब मैं इसको समझा देता हूं कि बंदरगाह की लहरें जब ये कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है। यहां पर एक चित्र मैंने लगा रखा है, मैं उसको उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये क्या है। इसमें क्या है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है कि जो समुद्र की गहराई है, ये हिस्सा गहरा हिस्सा हो गया, और इस हिस्से में जैसे आपको ये दो चीजें दिखाई दे रही हैं, दो प्लेट हैं। प्लेट क्या होते हैं, हमारी जो पृथ्वी है ये 7 बड़ी प्लेटों में डिवाइडेड है, यानी कि ये गोला मान लीजिए, पृथ्वी एक गोला है, और इस गोले का जो ऊपरी भाग है जो कि 100 किलोमीटर मोटाई का भी होगा, वो 7 जगह से टूटा हुआ है, और वो आपस में जब हिलती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, खिसकती हैं, या एक दूसरे के नीचे धंस जाती हैं, तो इससे हलचल पैदा होती है। उस हलचल पैदा होने पर क्या होगा कि समुद्र की तली या बॉटम ऑफ द ओशन जो है वो हिलती है। और जब नीचे की तली हिलती है, ये ऐसा हो गया कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक प्लास्टिक का एक टब लें, उसमें पानी भरा हो, और मान लीजिए उसमें नीचे से हाथ मारेंगे, तो नीचे से हाथ मारेंगे तो नीचे की जो लहरें हैं समुद्र की, वो लहरें उत्पन्न हो जाएंगी इस प्रकार से। और जब ये लहरें गहरे समुद्र से तट की ओर, कोस्ट की ओर आएंगी, तो हम ये जानते हैं कि तट की ओर आने पर क्या होता है, तट की तरफ आने पर जो गहराई है पानी की वो कम होती हुई चलती है। आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा या स्वयं कभी गए हो, तो जैसे जैसे आप समुद्र की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति जो है उसमें डूबता हुआ चलता है, एकदम नहीं डूबता। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही तट से वो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब है जमीन की जो गहराई है वो जैसे जैसे तट की तरफ समुद्र के भीतर की ओर जाएगा, वैसे वैसे गहराई जो है बढ़ती भी जाएगी। यानी कि जब समुद्र से लहरें आएंगी तट की ओर, कोस्ट की ओर, तब उनको क्या होगा, तब उनकी जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती भी आएगी। यानी कि ऐसे है, क्योंकि जब उन्हें नीचे जाने की ताकत नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगी, ऊपर की तरफ बढ़ती भी चलेंगी। तो इसीलिए जब वो तट पर आएंगी तो कई मंजिली लहरों के रूप में ये क्या करेंगी, ये विनाश फैलाएंगी। तट के ऊपर जो भी चीज होगी, जैसे यहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अगर यहाँ पर मकान है, क्योंकि मानव ने तो हर उस जगह पर
अपने आवास और रहने का बना लिया है, जहां प्रकृति ऐसे समय पर उफान लेती है। उस समय उस जगह पे भी मानव ने अपने घर बना लिए, रहने लगा। तो इसलिए जब ये इस तरीके की प्राकृतिक नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हम देखते हैं कि जान माल का जो है बहुत अधिक नुकसान होता है। तो अब इसमें जो पॉइंट था, जो यूपीएससी के एग्जाम में था, मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूं। यूपीएससी में जो सवाल था वो ये था कि जब ये तट की ओर आती हैं तब इनकी जो गहराई है वो गहराई कितनी होती है, समझ गए? तो हमारे लिए अब देखिए, अब मैं थोड़ा चित्र से आपको बता देता हूं। तो ये तो हो गया हमारा, इस प्रकार से ये समुद्र की गहराई मान लीजिए, यहां कर लेते हैं, ये समुद्र है, ये इस तरीके, और यहां पर जो है, यहां पर हमारे ये पेड़ पौधे हैं। तो जब ये लहरें तट की ओर आएंगी गहरे समुद्र से, तो गहरे समुद्र से आने पर इनकी ऊंचाई लगातार बढ़ेगी। तो कोई भी जो तरंग होती है, कोई भी जो वेव होती है, इस प्रकार से ये तरंग कहलाती है। आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा फिजिक्स के अंदर, ये इस तरीके की। तो ये जो हिस्सा होता है, सबसे ऊंचाई पर या शीर्ष पर जब कोई तरंग पहुंचती है तो उसे तो कहते हैं आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड, ये कहलाता है आयाम। और किन्हीं दो आयाम के बीच में, किन्हीं दो इन चोटी के बीच में जो दूरी होती है, इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य, इसे कहते हैं लैम्डा, या इसी को कहते हैं वेवलेंथ। तो यूपीएससी के एग्जाम में सवाल आया कि जब ये तरंगे तट की ओर आती हैं, कोस्ट की ओर आती हैं, तो क्या इनकी आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ता है या नहीं। अब आप यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है आयाम, जिसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो जाहिर बात है भाई, जैसे यहां पर देख लीजिए इसकी जो ऊंचाई है, और यहां पर ऊंचाई देख लीजिए, यानी कि यहां ऊंचाई ज्यादा है, यानी कि आयाम जो है वो ज्यादा कहां पर होगा, जैसे जैसे ये लहरें गहरे समुद्र से तट की ओर आएंगी तो इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन जो मैंने अगला बताया आपको क्या था, अगला क्वेश्चन ये था कि क्या ये, अगला क्वेश्चन जो दे रखा था वो ये दे रखा था कि क्या ये लहरें जो हैं, या इन लहरों की उत्पत्ति का कारण क्या है, ओरिजिन क्या है, किस वजह से ये उत्पन्न होती है। तो यहां पर हम उसी पॉइंट के ऊपर वापस आते हैं कि ये जो लहरें हैं इनकी उत्पत्ति का कारण क्या था, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया। तो यहां पर देखिए, मैंने यहां पर बना रखा है और ये बताया हुआ है कि इनकी उत्पत्ति का कारण जो है, या ये ओरिजिन जो होंगी, तीन तरीके से हो सकती हैं। या तो ज्वालामुखी फट जाए, ज्वालामुखी फट जाए, ज्वालामुखी फटने पर भी क्या होगा भाई, ज्वालामुखी फटने पर या वोल्केनो के इरप्शन होने पर जबरदस्त रूप से हलचल पैदा होगी जमीन के भीतर, और जब समुद्र के अंदर हलचल पैदा होगी तो वहां से लहरें उत्पन्न होंगी। दूसरा हो सकता है स्थल मंडलीय प्लेटों में हलचल, इन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे जो ये वीडियो देखेंगे, अगर उन्हें लगता है कोई पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा बताना है या इंग्लिश में कहीं कोई दिक्कत है, तो आप कृपया मुझे रिमाइंड कर दीजिए। जहां जहां बात होगी इंग्लिश के वर्ड यूज करने की या ज्यादा यूज करने की, मैं उसी हिसाब से करता हुआ चलूंगा। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स किसे कहते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट क्या है, मैंने आपको बताया कि ये पृथ्वी जो है, ये देखिए यहां पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो प्लेट है, ये प्लेट है, यानी कि ये हिस्सा, यहां मोटाई देख पा रहे हो आप, ऐसे देखिए मोटाई, ये प्लेट कहलाती है। यानी कि समुद्र के नीचे तो प्लेट की गहराई कम होती है, क्योंकि आप जानते हो समुद्र के ऊपर जो है पानी की सतह काफी होती है, तो ये प्लेट कहलाती है ना। ये प्लेट जब हलचल होगी, कैसे हलचल होगी, हलचल इस प्रकार से होगी कि नीचे लावा है, गर्म लावा है, वो लावा जो है लगातार इसके ऊपर चोट करता है, और इसके बाद उसमें हलचल या फिर किसी प्रकार की डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है। जब वो हिलते हैं तो नीचे जो है तरंगे उत्पन्न होती है गहरे समुद्र में। और तीसरा कारण क्या होगा,
भाई हमें नियम क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि सुनामी के उत्पन्न होने का कारण क्या है। हमारा आंसर होगा भाई तली हिल जानी चाहिए समुद्र की, और समुद्र की जो तली है वो कैसे हिलेगी? या तो ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए, पहला पॉइंट, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हो जाए, स्थलमंडलीय प्लेटों में हलचल, और तीसरा जो है भूकंप। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में क्या दे रखा था? उन्होंने चौथा पॉइंट दे रखा था, जो जल धाराएं जिनको कहते हैं ओशियन करंट। तो ये जो जल की धाराएं होती हैं, ये जल की धाराएं क्या होती हैं? ये तो केवल समुद्र के ऊपर हवाओं के कारण बहने वाली लहरें होती हैं। और हम बात कर रहे हैं सुनामी की, जिसकी उत्पत्ति कहां होगी? उसकी उत्पत्ति होगी समुद्र की गहराई से। और यहां पर मैंने एक पॉइंट और दे रखा है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट दे रखा है कि 2004 के अंदर एक सुनामी आई थी, जिसमें भारी नुकसान जो है वो हमारे यहाँ पर भी हुआ था। और इसके अलावा जो दूसरे देश हैं हमारे पड़ोसी, जिसमें श्रीलंका का नाम आता है, इंडोनेशिया का आता है, वहां पर भी इससे काफी नुकसान जो है वो हुआ था, जान माल का। लाखों की तादाद में लोगों की मृत्यु हुई और बहुत ज्यादा संपत्ति का नुकसान भी हुआ। तो सुनामी कब आई थी? तो उसका नाम दे रखा है 2004 के अंदर सुनामी भारत और उसके पड़ोसी देशों के अंदर आई थी। ये पॉइंट मैंने दे रखा है। और आमतौर पर जो इसका खामियाजा है सुनामी का, वो कौन भुगतेंगे? तटीय क्षेत्र में रहने वाले, क्योंकि कोस्टल एरिया जो होंगे वहीं पर ही आता है, वहीं पर ही आती है। और इसके अलावा अगर आपको ये भी सवाल आए कि कौन सा सागर ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा संभावना होती है, किसकी सबसे ज्यादा संभावना होती है? सुनामी की। तो मैं यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर दिखा देता हूँ। ये जो सबसे ज्यादा संभावना वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये दिखा देता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा आसान सा भी है, साफ भी दिखेगा। ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा ये कहलाता है, ये वाला पूरा पूरा, मैं थोड़ा दूसरे कलर से देखूं जी, इससे कर। ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे संभावित क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा सस्पेक्टेबल है सुनामी के लिए। और जो जापान है, ये देश ही जापान है, यहां पर लिखा, मैं उसी, मेरे ख्याल से वही ज्यादा बेहतर था, उसी के अंदर दिखाता हूं जी। तो ये हिस्सा जो है सबसे ज्यादा जो संभावित है वो कौन सा है? वो कहलाता है हिंद महासागर, ओ सॉरी, प्रशांत महासागर। ये जो हिस्सा है प्रशांत महासागर, इसी में सबसे ज्यादा हलचल है। ऐसा क्यों है कि हम पैसिफिक ओशन को ही मानते हैं कि सबसे ज्यादा वहीं पर ही आता है? ये तो है, ये देश तो हो गया जापान, ठीक है। और इधर की तरफ जो है दूसरे राष्ट्र हो गए अमेरिका, ये अमेरिका। और ये भी आप जान लीजिए कि ये जो पूरा पूरा घेरा है, यहां से लेकर प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक सर्किल में खींच दूं, इसे क्या कहते हैं? अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हो, इसे कहते हैं अग्निवलय, इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यानी कि सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? वो इस घेरे में पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर। यहां पर देखिए, आप मैप के ऊपर आपको जरूर दिखाई देगा। यहां पर अभी मैं कोशिश करता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा जरूर समझ में आए। मैंने आपको ये बताया, ये वाला हिस्सा है ये, तो इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा हो गया यहां पर, ये ऐसे। और इधर की तरफ जो है ये बनता है, ये जो अमेरिका वगैरह है, मैं यहां पर बना देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। ये है यूएसए, यूएसए, और यहां पर है दक्षिण अमेरिका। ये इस प्रकार, तो ये तो दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी के चारों तरफ जो है जब हम चलते हैं, ये घेरा है, जिस घेरे की मैं बात कर रहा हूं, ये और ये जो सागर है, ये कौन सा महासागर है? इसे कहते हैं प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो
सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पर है? इस क्षेत्र में। तो जहां ज्वालामुखी होंगे वहां पर क्या होंगे, या जहां पर वोल्केनो होंगे वहां पर ही भूकंप या अर्थक्वेक भी आएंगे। इसीलिए सुन, और जापान कहां पर हो गया? ये जापान। तो इसलिए क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा सुनामी जो है इस क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए इसको जापानी शब्द का प्रयोग किया है। अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज आ गई जो यहां पर दे रखा है, क्रिकेट की जो एक लीग होती है T20 की, उसे कहते हैं बिग बैश। बिग बैश जो है ये कौन से उसकी है? ये है ऑस्ट्रेलिया। अब T20 में हम तो नाम जानते हैं अपने देश का, IPL का, ये IPL है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वहां पर भी ये बिग बैश करके एक आयोजन किया जाता है। और इस आयोजन के अंदर मैंने इसलिए आप लोगों को दिया है ताकि एक दो पॉइंट में अलग से बता पाऊं। ये तो न्यूज सिर्फ ये है कि भारतीय जो अंडर 19 की क्रिकेट टीम थी उसका ये कप्तान था उन्मुख चंद। इसने कुछ समय पहले जो है वो घरेलू क्रिकेट को खेलने से मना कर दिया, शायद संन्यास की भी घोषणा कर दी। और अब जो है ये बिग बैश के लिए T20 बिग बैश लीग के अंदर शामिल होने वाला या उस लीग में खेलने वाला पहला भारतीय पुरुष खिलाड़ी हो गया। फर्स्ट मेल क्रिकेटर जो है वो उन्मुख चंद बन गया। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे लिए पॉइंट था। यहाँ स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी, ये दो चीज मैं इसके अंदर आपको बताता हुआ चलूंगा। पहले मैं स्टैटिक वाली पॉइंट बता देता हूं। पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है जो इसके अंदर शामिल हुए? तो उसमें जो नाम आता है उसमें नाम आता है एक भारतीय खिलाड़ी का जिसका नाम है हरमनप्रीत। यहां पर देखिए ये नाम दे रखा है हरमनप्रीत। ये पहली भारतीय खिलाड़ी है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, जिसको ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश में खेलने का मौका मिला। और आज तो भारत की इनके अलावा 7 खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी और हैं जो बिग बैश के अंदर फिलहाल खेल रही है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पॉइंट है, मैंने पहले भी बताया कि जीएस के अंदर सारी चीजें मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को कराता हुआ चलूं। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हो सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको थर्स्टी लैंड यानी कि प्यासी भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा हिस्सा है, आप मैप में देख रहे हो, ये ज्योग्राफिकल मैप है। और ज्योग्राफिकल मैप के अंदर जो ये हल्का कलर है, जब भी ये हल्का कलर होगा ब्राउन टाइप का, इसका मतलब है यहाँ पर हरियाली नहीं है, यानी कि सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं लैंड ऑफ 7 सिटीज, 7 शहरों का देश भी कहा जाता है। तो इसकी जो राजधानी है या 7 शहर कौन कौन से हैं मैं उसको बता देता हूँ, और फिर बिग बैश वाले पॉइंट भी। एक तो है इनकी सिटी जिसका नाम है ब्रिस्बेन, यहाँ पर तो ब्रिस्बेन है। इसके बाद सिडनी, ये तो सभी नाम जानते होंगे क्योंकि सबसे फेमस तो जो शहर है शायद सिडनी का ही नाम आता है। इसके बाद नीचे की तरफ पड़ता है कैनबरा, ये इनकी राजधानी है, कैनबरा, सॉरी। और यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं, ये है कैनबरा। इसके अलावा 2 और शहर यहां पर है, एक तो हो गया मेलबोर्न, नाम सुनते हैं इसका भी, मेलबोर्न बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, यह क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा फेमस है। जो क्रिकेट के प्रेमी है, जो क्रिकेट देखते हैं, उसका नाम जरूर है, जानते हो। इसके अलावा एडिलेड, यहाँ पर एडिलेड, अभी मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ इसीलिए मैं नाम इनके लिख रहा हूँ। और एक जो है जिसकी पिच सबसे तेज मानी जाती है क्रिकेट में, उसका नाम है पर्थ, यहाँ पर पर्थ। तो जब हम शहरों की बात करते हैं तो आप ये देखिए इन शहरों को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो जैसे एक सूत्र हम बना दें, जब ये बीएससी करते हैं तो बीएससी में नक्शे या भौगोलिक नक्शों का कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन हमें याद रखने के लिए क्या करना होगा? बीएससी में क्या हो रहा है? बीएससी के अंदर मैप पढ़ाए जा रहे हैं, और थोड़ा बेहतर कर लें, हाँ, बीएससी में मैप पढ़ाए जा रहे हैं, नक्शे पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या क्या आगे बीएससी में मैप पढ़ाने के बारे में देखिए, सूत्र ये बन गया ब्रिस्बेन, और सीक्वेंस हो गया, क्रम से याद हो गया, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, और पी से क्या बन गया? पर्थ। इस प्रकार से आप
इन शहरों के नाम याद कर सके। अगला जो हमारे बिंदु है वो आ गया, हाल ही में आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा करी थी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब उसका नया नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और जब हम पुरस्कारों की या किसी भी इनाम की बात करते हैं और हम कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यदि हम भारत की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि जो खेल के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, वो सम्मान कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। और ये भी देखिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश के अंदर कुछ गिने चुने परिवार ही हैं और उन्हीं के नाम पर आप सारे स्टेडियम के नाम रखते हो। खिलाड़ियों का कोई मतलब नहीं है, देश के क्रांतिकारियों का कोई मतलब नहीं है, शहीद भगत सिंह के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर आदि, या मेजर ध्यानचंद के नाम पर कोई नहीं। कौन है? एक परिवार है, उसी के दादा, उसी की बेटी, उसी के पड़पोते, बस वही हैं, उन्हीं के नाम पर है। दिल्ली में जाओ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे बड़ा जो पुल बनाया गया समुद्र पे वो मुंबई में, उसका नाम क्या हुआ? राजीव गांधी लिंक। यानी कि हद है कि हर चीज के अंदर नाम जो है वो गिने चुने इन परिवारों का ही रख दिया। तो राजीव गांधी का खेल से क्या मतलब है, लेकिन नाम क्या रखा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस सरकार ने आकर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करी है और उसी क्रम के अंदर भारत के जो एक महान खिलाड़ी हुए हैं, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण किया गया। अब ये पुरस्कार कैसे दिया जाता है? आमतौर पर ये पुरस्कार जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। और अवधि कैसे होती है? जैसे पहला पुरस्कार दिया गया 1991-92, यानी कि कोई खिलाड़ी जब इस अवधि के अंदर जो उसने उपलब्धि प्राप्त करी हो महत्वपूर्ण, तो उस आधार पर उन्हें इनाम दिया जाता है। लेकिन जब एशियाई खेल हुए हों या फिर ओलंपिक खेल होते हैं, तो उस साल की उपलब्धि के आधार पर उसी साल ये पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये पुरस्कार जो है वो हाल ही के अंदर देने की घोषणा की गई है और ये पहली बार है ऐसा कि इसके अंदर 12 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल ही के दिनों में ओलंपिक खेलों के अंदर बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों ने बड़े उपलब्धि प्राप्त करी थी, तो उसी को देखते हुए इस बार इन सब खिलाड़ियों को चुनाव किया गया। जैसे फोटो के अंदर आप देख पाते हो, इसमें एक तो नाम नीरज चोपड़ा का, कमाल का जो खिलाड़ी है, कितनी छोटी सी उम्र है और उस उम्र के अंदर आप ये भी देख लीजिएगा इस खिलाड़ी के बारे में कि जो संस्कार की बात आएगी तो संस्कार के मामले में भी ये सबसे आगे खड़ा हुआ मिलेगा। इसलिए 23-24 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। केवल हमारे स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप जाओगे, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि और अपने संस्कारों के साथ जीना, ये एक नायक की तरह हम कह सकते हैं कि नायक की तरह जो है नीरज चोपड़ा का नाम आता है। जेवलिन थ्रो में इसने जो कारनामा दिखाया ये अद्वितीय है, इसकी बराबरी करना जो है वो फिलहाल तो संभव प्रतीत नहीं होता। रवि दहिया भाई, इसने पहलवानी के अंदर फाइनल मुकाबले में विश्व चैंपियन से हारा है, लेकिन रजत पदक इसने प्राप्त करा। लवलीना बोगोरहेन, ये असम की पहली खिलाड़ी है, बॉक्सर है, जिसने कांस्य पदक जीता। तो असम के पहली खिलाड़ी जिसने पदक जीता। PR श्रीजेश कमाल का गोलकीपर है, केरल का रहने वाला है और इस बार जो भारत ने बड़ा कारनामा दिखाया हॉकी के अंदर, हमने कांस्य पदक जीत लिया। इतने लंबे समय तक जिस हॉकी के प्रति हमने उदासीन रवैया अपनाए रखा, उसमें इन खिलाड़ियों ने वापस जो है उसके अंदर जान फूंक दी। अवनी लेखरा का नाम जो है, ये कौन है भाई? जब ओलंपिक खेल होते हैं तो उसके साथ ही पैरा ओलंपिक खेल भी होते हैं। तो पैरा ओलंपिक जो है वो किन के लिए है? वो दिव्यांगों के लिए है, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। तो अवनी लेखरा ने जो है ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जिसने पैरा ओलंपिक के अंदर क्या जीता? इसने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता। पहला जो मेडल जीता था वो पैरा ओलंपिक इंडिया की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है दीपा मलिक। तो पहली भारतीय खिलाड़ी
दिव्यांग जिसने पदक जीता वो तो है दीपा मलिक, लेकिन पहला गोल्ड मेडल जो जीता वो अवनी लेखरा है। और भारत आने के बाद, क्योंकि ये राजस्थान की रहने वाली है, तो राजस्थान की सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए इन्हें राजदूत नियुक्त करा। मिताली राज के नाम तो इतने रिकॉर्ड हैं कि जो हमारे पुरुष खिलाड़ी हैं उनके रिकॉर्ड को भी ये तोड़ती हुई चल रही है। यानी कि सबसे लंबे समय तक क्रिकेट खेलने का जो रिकॉर्ड है वो मिताली राज के नाम है। मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में देखी जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको वो जो जितनी भी न्यूज़ है जो मैंने यहाँ पर दे रखी है उनको आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पर आ गया हमारे लिए, देखिए सबसे पहले तो ये तथ्यात्मक पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें तो आप अपने आप करते हुए चलेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि इनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो मैंने तथ्यात्मक जो पॉइंट दे रखे हैं उनको देखते हुए चलते हैं। ये दे रखा है कि कितने खिलाड़ियों का चुनाव इस बार किया गया है इस पुरस्कार को प्राप्त करने। कुछ प्रमुख के नाम मैंने आपको दे दिए, फोटो भी दिखा दिए, और बाकी जो है वो नाम वगैरह वो भी याद किए जा सकते हैं। मैं जब आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा इस तारीख की, तो उसमें 12 के 12 खिलाड़ियों का नाम दे दूंगा। और इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। और इसकी घोषणा किसने करी है पुरस्कारों की? तो ये खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के जो मंत्री है वो भी एक युवा ही है हिमाचल प्रदेश से। उनका नाम मैंने दे रखा है नीचे की तरफ, अनुराग ठाकुर। इनके नाम भी कुछ उपलब्धियां हैं, आगे जब बात आएगी तो मैं उसमें जिक्र करूंगा। इसके बाद इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1991-92 के अंदर। और पहले विजेता का नाम क्या है? भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, देश का गौरव इन्होंने हमेशा बढ़ाया है। उन्हीं को नाम में लिख देता हूं, विश्वनाथन आनंद, ये पहले विजेता है। इसके अलावा पुरस्कार राशि जो पहले 7.5 लाख हुआ करती थी, अब उसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25 लाख कर दी गई। अगली जो न्यूज है हमारी वो आ गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आयुर्वेद का क्या तात्पर्य है? भारत के चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेद कहते हैं। इंडिया की मेडिकल प्रैक्टिस जो है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद और ये जो एलोपैथी है जो वेस्टर्न कंट्रीज से आई है, उसमें क्या अंतर है? एलोपैथी में तो इलाज शुरू होता है जब कोई बीमार होता है, तब दवाइयाँ दी जाएगी, लेकिन आयुर्वेद को माना जाता है कि ये बीमार होने से बचाने वाली पद्धति है। तो देश के अंदर 2014 से भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। जो हमारी पूर्वजों की धरोहर है उस धरोहर को दोबारा से जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम के अंदर हमने शुरुआत करी है कि अब हम मनाएंगे हर साल क्या? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। इस दिवस का उपलक्ष्य क्या होगा? इस दिवस का उपलक्ष्य है कि जो धन्वंतरी नाम के एक महान चिकित्सक हुए गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड में, उन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है अब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। लेकिन उनका जन्मदिन पड़ता था धनतेरस को, तो इसीलिए तारीख तो निश्चित नहीं है, लेकिन उत्सव निश्चित है, यानी कि एक ओकेजन जरूरी है। तो जब भी धनतेरस पड़ेगा भारत में, क्योंकि ये त्यौहार अलग अलग समय पर आते हैं, तो उसी को हमारे यहाँ मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ये पॉइंट इसमें जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है आयुर्वेद दिवस का। और कौन सा मंत्रालय है जो हमारे यहाँ आयुर्वेद दिवस मनाता है? तो मंत्रालय का नाम है आयुष मंत्रालय। वो सब मैं चर्चा करता हुआ चलूंगा। एग्जाम में आयुष मंत्रालय जब मैंने बोल दिया तो क्या सवाल आया? यूपीएससी के एग्जाम में सवाल आया कि आयुष जो है इसमें जो पद्धतियां थी, चिकित्सा पद्धति, ए का मतलब क्या हो गया? आयुर्वेद। मैं सब बता देता हूँ यहाँ पर, 2 बार नाम मुझे उस चीज को बताना पड़े, तो यहाँ से करते हुए चलते हैं कि कौन कौन सी पद्धति इसके अंतर्गत शामिल होती है, किन को हम जानते हैं। तो यहाँ पर पहले दे दिया 2 नवंबर। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए कि इस बार कब मनाया गया। हर साल जैसे मैंने कहा धनतेरस जब भी पड़ेगा जब मनाया जाएगा। और धन्वंतरी जो है ये आयुर्वेदाचार्य थे, यानी कि एक आयुर्वेद के एक्सपर्ट थे। हर साल कब मनाया जाता मैंने आपको बता दिया कब, यहाँ पर देख लीजिए धनतेरस के दिन। इसके बाद अलग अलग तारीख को। और ये कौन थे? ये धन्वंतरी के नाम जो आ रहा है, और आप देखते होंगे कई शहरों के अंदर जो है धन्वंतरी के नाम से कई सारे नर्सिंग होम है,
उनका नाम इसीलिए है क्योंकि ये कौन थे, ये भी एक फिजिशियन या चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी किसके दरबार में थे, तो गुप्त सम्राट में चंद्रगुप्त द्वितीय, वही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ प्रमुख जो विद्वान थे, उन विद्वानों को कहते थे नौरत्न। यहाँ पर पॉइंट दे रखा होगा, नौरत्न के नाम से जाने जाते थे। उन्हीं नौरत्नों में से एक रत्न जो है वो कहलाते थे धन्वंतरी। इसके अलावा जो इस आयुर्वेद के ऊपर जो प्रमुख किताबें हैं उनमें नाम दे रखा है, चरक संहिता का नाम दे रखा है। अब चरक कौन थे, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। चरक जो थे वो थे एक भारत में उनको कहा जाता आयुर्वेद का जनक, ठीक है। आप एक शासक का नाम पढ़ते होंगे जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो है कनिष्क। कनिष्क के दरबार में एक विद्वान थे चिकित्सक जिनका नाम था चरक, इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ आयुर्वेद। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक विभाग गठित किया गया था, आयुर्वेद और अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उसको कहते हैं आयुष मंत्रालय। देखिए AYUSH, तो ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योग, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्ध और एच का मतलब होम्योपैथी। हालांकि होम्योपैथी का जो विकास है उसके लिए हेनीमैन का नाम आता है जो एक जर्मन थे, लेकिन ये माना गया कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनको बढ़ावा दिया जाए एक विकल्प के तौर पर, एक ऑल्टरनेटिव के रूप में, जो एलोपैथी का ऑल्टरनेटिव बन सके। और हमारे यहाँ पर जो आयुष मंत्री है वो कौन है, उनका चित्र मैंने आपको दे रखा है। ये आपने गमछा देख रहे होंगे, ये गमछा टाइप का इन्होंने अपने गले में डाला हुआ है। ये किसकी पहचान है, ये पहचान है असम राज्य की। तो ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री है जो वर्तमान में आयुष मंत्री है। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपका जिक्र किया कि एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि कौन सी नई पद्धति जो है इसके अंदर अब शामिल करी गई है। तो यहाँ पर नाम जो है, यहाँ पर नाम, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर। आपको मैंने 5 तो बता दिए, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, और एक नई जो हमारे यहाँ तिब्बत में और लद्दाख के क्षेत्र में जो बौद्ध मत अनुयायी हैं वो भी कुछ दवाइयों, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं इलाज करने के लिए, उसी को कहते हैं सोवा रिग्पा। ध्यान रखिएगा इसको। अगला जो न्यूज है हमारी वो होगी मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में। हाल ही के अंदर एक यूरोप में एक देश पड़ता है सर्बिया, वहां पर एक यूरोपियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। वहां विश्व चैंपियनशिप आयोजन किया गया मुक्केबाजी का। उस मुक्केबाजी की चैंपियनशिप के अंदर भारत के 7वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने क्या जीता है, जिन्होंने कांस्य पदक जीत हासिल करी है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आकाश। ये पॉइंट। अब इसमें मैं आप लोगों को वही जो मैंने बताया था कि मैं ज्योग्राफी प्रयास करता हूँ कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री को जोड़ता हुआ चलूँ, ताकि जो न्यूज़ है वो ज़्यादा रोचक और आपके लिए ज़्यादा परीक्षा उपयोगी बन जाए। तो यहाँ तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो है कौन होंगे, कौन से खिलाड़ी बने हैं भारत के। भारत में केवल 7 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीता है। और मुक्केबाजी की खास बात क्या है, बैडमिंटन की तरह इसमें सेमीफाइनल में जो 2 खिलाड़ी होते हैं दोनों को ही पदक दिया जाता है, यानी कि जो हार जाता है सेमीफाइनल में उसे भी पदक मिलता है, जो जीत जाएगा वो तो जाहिर बात है फाइनल में पहुंचेगा। तो इसमें ये कजाकिस्तान के एक मुक्केबाज से, अब यहाँ पर मैं दोनों चीज आपको बताता हुआ चलूंगा। एक तो मैं कजाकिस्तान को आपको बता दूंगा कहाँ पर है अभी विश्व नक्शे के ऊपर, और दूसरा क्या दे दिया इसमें कि ये जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था। तो एक देश पड़ता है सर्बिया जिसकी राजधानी है बेलग्रेड। सर्बिया के बारे में तो अभी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ के एक बड़े खिलाड़ी का नाम आप जानते होंगे सभी, नोवाक जोकोविक का नाम आता है। एक महान खिलाड़ी है जो ग्रैंड स्लैम, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी है, उनमें 3 खिलाड़ियों का नाम आता है जिन्होंने बराबर के ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो उसमें से एक नाम नोवाक जोकोविक का आता है, एक आता है रोजर फेडरर का नाम आता है, और एक है राफेल नडाल का, जिन्होंने सर्वाधिक लॉन टेनिस के ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो नोवाक जोकोविक के देश का नाम क्या है, उसको कहते हैं सर्बिया। और एक आपको नाम जैसे मैंने इसके अंदर दे रखा कजाकिस्तान। मैं दोनों ही आपको बताता हुआ चलूंगा। पहले इस बेलग्रेड के बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो भौगोलिक नक्शा है बच्चों, ये है यूरोप का, और यूरोप के अंदर एक देश हुआ करता था जिसको कहते थे पहले यूगोस्लाविया। मैं आपको
यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर एक देश आप नाम सुनते होंगे, यूगोस्लाविया। ये यूगोस्लाविया जो है 1990 के दशक में जब शुरुआत हुई कम्युनिस्टों के पतन की, कम्युनिस्टों का शासन था ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देशों में और रूस में, लेकिन रूस के अंदर जब वो टूट गया तो उससे पहले ही उसके टूटने की शुरुआत, एक आध वर्ष पहले ही शुरुआत जो है वो अन्य देशों में भी शुरू होगी। जैसे आप जानते हो रूस के अंदर जो है, रूस का जो विघटन है वो 1991 के अंदर रूस जो है टूट गया था। सोवियत संघ कहते थे पहले उसको, और उसका टूटा हुआ सबसे बड़ा हिस्सा जो है आज कहलाता है रशिया। तो उन्हीं दौरान जो है ये देश था जिसे कहते थे क्या, यूगोस्लाविया। आज इसके अंदर ये सारे देश हैं जो टूटकर अलग बने हैं। इन देशों मैं नाम बोल देता हूँ, इसमें नक्शे में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक नाम तो है स्लोवेनिया, एक नाम क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोविना। इनके नाम तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वार जब आप पढ़ोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत क्या हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत जो है ये हुई कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई। कहाँ हत्या हुई थी वो? तो वो बोस्निया हर्जिगोविना में, जहाँ पड़ता है सराजेवो, वहाँ पर हुई थी। तो ये क्षेत्र जो है पहले से ही एक कैसा क्षेत्र है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। एक मॉन्टेनिग्रो, नीचे अल्बेनिया, मैसिडोनिया, मकदूनिया। मकदूनिया कौन सा देश है? जहाँ से कौन आया था? इसे मैसिडोनिया कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं मकदूनिया। ये वो देश है जहाँ से एक आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, या इसको नाम था सिकंदर। ध्यान रखिएगा इस बात को। और साथ ही साथ एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि कौन सा यूरोप का ऐसा देश है जिसकी करेंसी जो है अभी भी वो वाली कहलाती है जो हम अरब देशों के करेंसी के रूप में जानते हैं, दिनार। तो ये जब शब्द आएगा कि दिनार शब्द जो है, ये दिनार कौन से देश की करेंसी है बच्चों? याद रखो, अभी भी मकदूनिया या मैसिडोनिया। कहाँ वो हमलावर कौन था जो यहाँ से आया? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर। एक क्वेश्चन आया यूपीएससी के एग्जाम में, कौन सा देश जो है लैंडलॉक्ड है, स्थलबद्ध है? आप चित्र में देख पा रहे होंगे, मकदूनिया जो है चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, तो इसलिए ये यहाँ से। और जो अल्बेनिया है, यहाँ से एक महिला आई थी जिसको मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। तो और यहाँ पर पड़ता है इनका सब, यूगोस्लाविया की सबसे बड़ी ताकत जो थी या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो था उसे कहते हैं सर्बिया। ये सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। यहाँ से, यहाँ का कौन सा खिलाड़ी है मैंने अभी आपको नाम बताया, उसका नाम है नोवाक जोकोविक। ध्यान रखा होगा, नोवाक जोकोविक, ये खिलाड़ी लॉन टेनिस। आज की सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे लगी वो मैंने करा दी है। अब अगले न्यूज पे मिलते हैं।